हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। 2 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3rd। ये चैप्टर आपका थोड़ा जो है वाइड रहने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो है बनते हैं, और ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो 2 क्लासेस में हमने काफ़ी सारे टाइप सीखे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, कैसे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पर हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का पता करते हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने कुछ नए टाइप सीखे। आज है हमारी क्लास 3rd। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो देखते हैं भाई आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई में खरीदे, यानी रुपए वाई में खरीदे, और वाई अमरूद रुपए एक्स में खरीदे या बेचे। यदि एक्स जो है ग्रेटर देन है वाई से, तो उसे मतलब लाभ हुआ या फिर हानि हुई। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमें गिवन है ये सारी ही वेरिएबल्स हैं, यानी अल्फाबेटिकल टर्म्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टर्म्स तो है नहीं, यानी और जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होती हैं उन्हें मैथ्स में क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उनको कहा जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने सेकंड क्लास की थी उसमें जो हमने लास्ट वाला टाइप पढ़ा था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई एक्स अमरूद उसने वाई रुपए में खरीदे हैं और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखते हैं उसका प्राइस। अब पहले क्या कहा गया कि क्वांटिटी कितनी थी हमारी एक्स, और उसने खरीदे कितने रुपए में, वाई रुपए में। अब वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे क्या कहा कि वाई अमरूद खरीदे, बेचे कितने में है, एक्स में बेचे हैं। तो क्वांटिटी कितनी है बाद में, वाई, और अब बेचे कैसे हैं उसने, एक्स रुपए में। ना तो हमें एक्स की वैल्यू पता है ना हमें वाई की वैल्यू पता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्वांटिटी को यानी मात्रा को, जितनी भी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हम उसकी मात्रा को करते हैं, क्वांटिटी को करते हैं सेम, क्योंकि अब ये आपके वेरिएबल्स हैं तो भाई इनका एलसीएम तो कुछ लिया नहीं जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर दिया गया है हमें x और नीचे दिया गया है y, तो इन दोनों वैल्यूज को सेम यानी इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में करेंगे y की मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू में x की, यानी अपोजिट उल्टे की मल्टीप्लाई हम जो है करेंगे। यानी इसमें होगी हमारी x की मल्टीप्लाई। जैसे ऊपर अगर आपको y दिया गया है तो इसमें आप दूसरे अपोजिट की करेंगे यानी x की, और नीचे अगर हम आपका x दिया गया है तो फिर इसमें हम किसकी करेंगे, y की मल्टीप्लाई, ठीक है, अपोजिट की। तो जब x में y की मल्टी होगी तो ये क्या बनेगा, xy, और y में y की मल्टी होगी तो ये क्या बनेगा, y का स्क्वायर, ठीक है। जब सेम वेरिएबल्स की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है तो वो जो है पावर फॉर्म में आ जाते हैं। और अगर वेरिएबल्स अलग अलग दिए गए हैं, जैसे एक अगर x है, दूसरा y है, z है, अलग अलग है, तो फिर ये सेम सिर्फ लिख दिए जाते हैं मल्टीप्लाई में, इनकी पावर में कोई चेंज नहीं होता। अगर सेम है वैल्यूज, यानी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तब क्या होगा, तब आपकी ये पावर फॉर्म में हो जाएगी। यानी जैसे y 2 बार आया है तो y की पावर 2, अगर y 4 बार आएगा तो y की पावर 4, ठीक है। अब आगे y में जब x की मल्टी होगी तो ये भी क्या बन जाएगा, xy, और x की x में होगी तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो आपकी जो क्वांटिटीज हैं दोनों वो सेम हो गई हैं, चाहे वो नंबर में कुछ भी हो, बट हमने वेरिएबल में भी उनको दोनों को सेम कर लिया, यानी ये भी xy हो गया, नीचे वाला भी xy हो गया। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो ये वैल्यूज है, क्योंकि ये वैल्यूज वेरिएबल में है, तो भाई जब हमें संख्या ही नहीं पता तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बट इसके लिए हमें एक हिंट दिया गया है कि x ग्रेटर देन है y, यानी x का जो भी मान होगा वो y से ज्यादा ही होगा। अब ऊपर वाला क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस, और नीचे वाला क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस। जब x जो है ज्यादा है y से, तो कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। और जब भी सेलिंग प्राइस हमारा जब भी ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। तो एक चीज हमें पता चल गई कि हमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो यानी जो लॉस वाले दोनों ऑप्शन है वो तो हो गए हमारे खत्म, ठीक है, यानी वो तो हमें यूज करने नहीं है। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, प्रॉफिट फाइंड किया जाता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टी 100, इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, भाई प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी करके, तो कितने का होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अपॉन सीपी कितना है, सीपी है वाई स्क्वायर, तो यानी ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप चाहे तो 100 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है वो कांस्टेंट नंबर्स तो है नहीं कि आप मल्टीप्लाई को चेंज कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहीं पर हम इसको लिख सकते हैं कि परसेंटेज। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और परसेंट। ठीक है, तो अगर जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल टर्म्स में ही आए, अगर वो वेरिएबल फॉर्म में भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको जो है इस तरीके से फिर सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो टाइप था ये हमारा जो प्रीवियस क्लास हमने की थी उसमें जो लास्ट वाला टाइप हमने पढ़ा था, तो उसी से बिल्कुल रिलेटेड उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका जो तरीका है क्वेश्चन करने का वो अलग है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप क्या है कि आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जैसे वहां पर हमें सेम दिया गया था, यानी जैसे कि भाई एक्स चीज हमने वाई रुपए में खरीदी और वाई चीज एक्स रुपए में खरीदी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमने कैसे खरीदी कि भाई 10 चीज मैंने 20 रुपए में खरीदी, तो हो सकता है मैं 20 चीज जो है कोई भी आर्टिकल है कुछ भी चीज है वो मैं 30 रुपए में बेचूं, यानी वैल्यूज सेम नहीं है, अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इसको करने का मेथड जो है बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी किया है प्रीवियस क्वेश्चन, सेम उसी मेथड से करना है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक व्यक्ति ने रुपए 34 में 8 यानी 8, ठीक है, की दर से संतरे खरीदे हैं। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें बेचा किस तरीके से है, उन्होंने बेचा है 57 में 12 की दर से। ठीक है, अब आगे क्या है, उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे होंगे, तो ये हमें बताना है। अब क्वेश्चन का मेथड थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन क्या है कुछ उससे मिलता जुलता ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा क्या है कि भाई 8 की दर से संतरे खरीदे थे, यानी कि अगर उसने 8 संतरे कितने रुपए में, 8 जो ऑरेंजेस हैं वो कितने रुपए में बेचे हैं, 34 में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वांटिटी और यहां पर लिखते हैं हम उसका प्राइस, यहां लिख लेंगे क्वांटिटी और यहां हो गया उसका प्राइस। अब प्राइस किस तरीके से दिया गया है कि भाई 8 संतरे जो है वो कितने के हैं, 34, ठीक है, 34 रुपए के। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि जो 12 है वो कितने के हैं, 57 के, यानी 57 के, ये हमें दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को हम कर लेते हैं सेम। तो ऊपर है क्वांटिटी 8 और नीचे है क्वांटिटी 12, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो यानी हमें क्या बनाना है, अब एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम एक हमारा ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों वैल्यूज को ही, इन दोनों वैल्यूज से ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें क्या लेना है, एलसीएम। अगर ये दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपोजिट की मल्टीप्लाई, बट अगर ये ऐसे नंबर्स नहीं हैं तो हम इनका लेंगे एलसीएम। अब 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो भाई 8 को 24 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 की, और 12 को 24 बनाने के लिए कितने की करेंगे, 2 की। ठीक है, तो अब आगे ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 3 ये हो जाएगा हमारा 24 और 4 3 12, 3 3 9 और 1 2। तो यानी 24 जो संतरे हैं वो कितने रुपए के खरीदे गए थे, 102 रुपए के खरीदे गए थे। अब आगे क्या होता है, 12 मल्टी 2 होगा 24 और ये हो जाएगा 7 2 14, 114। और बेचे किस तरीके से गए थे, बेचे गए थे 24 संतरे 114 यानी 114 रुपीज के। अब यहां से हमें पता चल जाएगा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो इसको दोबारा से लिख लेंगे। 24 कितने के खरीदे थे, 102 के, और बेचे किस हिसाब से, 24 114। तो अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर इसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जब खरीदी कोई चीज 102 की थी और बेची 114 की है, तो यानी कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो कितने रुपए का रहा है ये भी हम निकाल लेंगे। तो जब 114 में से आप 102 को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12, यानी उसको 12 रुपए का फायदा हो रहा है कितने संतरे पर, 24 पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर उसको 45 यानी 45 रुपए का, 45 रुपए का फायदा हो यानी लाभ हो, तो उसके लिए उसे कितने संतरे, कुल कितने संतरे बेचने होंगे। तो अब आप एक बात बताइए, जब 12 रुपए का फायदा यानी प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 24 संतरे सेल करने पड़े हैं, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने संतरे सेल करने पड़ेंगे, 24/12 यानी कितने, 2 संतरे।
₹1 का फायदा यानी प्रॉफिट कमाने के लिए 2 संतरे उसको सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर ₹1 के फायदे की वैल्यू जो है 2 है, तो 45 रुपीज के प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 45, यानी कितना आया? 90 ऑरेंजेस। यानी अगर वो 45 रुपए का फायदा यानी प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसके लिए उसे 90 संतरे इसी रेट से जो है सेल करने पड़ेंगे। तो आंसर कितना आया? आंसर आया इसका 90। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें जो मेथड यूज हुआ है स्टार्टिंग में वही मेथड यूज हुआ है कि भाई जो क्वांटिटी वाली वैल्यूज होती हैं उसको हम सेम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे कि ₹1 का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने सेल करने पड़ेंगे, और फिर ₹1 से हम निकालेंगे जितने का भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आया? 90। और ये हो जाता है आपका नेक्स्ट टाइप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के ने ₹16 के 18 की दर से अंडे खरीदे और ₹20 के 22 की दर से बेचे। यानी जो एग्स उसने खरीदे हैं वो ₹16 में खरीदे थे 18, और बेचे किस दर से है? ₹20 में 22, इस दर से उसने बेचे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है सबसे पहले कि उसको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो कितने % का हो रहा है वो भी हमें बताना है। तो देखो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखते हैं हम अपना प्राइस। अब क्वांटिटी कितनी थी? 18, यानी स्टार्टिंग में कितने थे? 18। अब वो उसने किस रेट से जो है बेचे, खरीदे किस रेट से? 16 के रेट से, और बेचे किस रेट से थे? 22 उसने खरीदे, यानी 22 उसके पास एग्स थे, और वो किस रेट से बेचे? उसने 20 के रेट से, यानी ₹18 में 18 जो एग्स थे वो उसने खरीदे 16 के, और बेचे किस रेट से? 22 एग्स किस रेट से बेचे? 20 के रेट से। अब सबसे पहले तो हम करेंगे इनकी क्वांटिटीज जो है सेम, जैसे कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी करते हुए आए हैं। तो 18 और 22 की जो है हम लेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेने में आपको बिल्कुल ऐसे ओपन करके एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप शॉर्टली इसको कैसे कर सकते हैं? 18 है, 18 में अगर हम 18 को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो 18 को क्या लिखेंगे? 9 × 2, और 22 को क्या लिखा जाएगा? 11 × 2। तो 2 तो ऑलरेडी हमारा कॉमन यानी दोनों में आ रहा है, तो यानी इसका एलसीएम क्या होगा? 9 × 11 × 2। ठीक है, तो एलसीएम लेने की ऐसे जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आप जो है एलसीएम लेकर दिखा रहे हैं, आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी कहने का मतलब है कि 18 में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 18 में करनी पड़ेगी हमें 11 की मल्टीप्लाई, और 22 में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 22 में हम करेंगे 9 की मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 18, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, वरना आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब 16 में हम करेंगे 11 की मल्टीप्लाई तो ये हमें मिलेगा 176। भाई 16 10 160, और फिर 16 और एक्स्ट्रा उसमें ऐड होगा तो कितना मिलेगा हमें? 176। अब आगे क्या है? आगे है 20 × 19, तो 20 की जब 19 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा 180। ठीक है, अब ये तो आ गया है हमारा प्राइस दोनों का। अब देख लेते हैं कि भाई इन दोनों की वैल्यूज कितनी होगी। तो वैल्यूज कितनी होगी? 9 2 ये हो जाएगा 18, और ये हो गया 198। ठीक है, अब नीचे 198 है तो यानी ऊपर भी, क्यों? क्योंकि हमने दोनों की क्वांटिटीज कर दी है सेम। अब आप बताएंगे कि अब इसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब इसने कोई चीज 176 की खरीदी थी और वो 180 में सेल कर दी यानी बेच दी, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। अब फायदा हुआ कितने का है भाई? 176 की चीज को 180 में जब आप सेल करोगे तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा? आपको होगा 4 रुपीज का प्रॉफिट। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट भी नहीं बताना, अब प्रॉफिट बताना है तो ठीक है, तो जो ये हानि वाले ऑप्शंस हैं ये हो गए आपके कैंसिल। अब आगे क्या पूछ रहा है? हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है हमारा? 176 × 100। तो इसको करेंगे डिवाइड 4 से, जब हम करेंगे तो ये चलेगा 4 4 16 और 4 4 16, यानी ये आया हमारा 100/44, और ये दोबारा से 4 से डिवाइड होगा तो 25, और नीचे आएगा 11। तो कहने का मतलब है कि आंसर हमारा क्या आया? 11 2 22 और 3।
तो ये आया आपका 2 सही 3/11%। तो हमें कितने का लाभ हुआ है? 2 सही 3/11% का लाभ। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इससे अलग था, उसमें क्या पूछा गया था कि भाई उसको कितनी चीजें सेल करनी पड़ेगी अगर उसे 45 रुपए का या जितने भी रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हम सबसे पहले 1 रुपए के प्रॉफिट की क्वांटिटी निकालेंगे कि अगर उसे 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो वो कितनी चीजें सेल करेगा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर तो वही जैसे पुराना पूछा गया था कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये बताओ, और कितने का हो रहा है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या, सबसे पहले क्वांटिटीज को सेम करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी हमें हो रहा है फिर हम उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, ऊपर लिखी जाती है चेंज होने वाली वैल्यू, यानी जितने का भी परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो अगर जैसे हमारा प्रॉफिट हुआ तो ऊपर लिखी 4, नीचे हमेशा लिखते हैं हम ओरिजिनल वैल्यू। जब हमने परसेंटेज चैप्टर किया था तब भी ये सीखा था कि नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती है। और यहाँ पर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में ओरिजिनल वैल्यू हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि जब आप कॉस्ट प्राइस में कोई भी चेंज करते हैं, भाई बढ़ाते हैं घटाते हैं, तभी तो सेलिंग प्राइस मिलता है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा हमारी होती है कॉस्ट प्राइस। और किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टाइप, और ये क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या में बराबर हो। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये कि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से हो, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई चीज, किसी भी चीज का जो लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस था, अगर वो 70 था, तो आपको प्रॉफिट या लॉस भी उस चीज पर कितने का हो रहा है, 70% का हो रहा है, 70 का नहीं 70% का। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया है कि अगर आपको जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, यानी अगर 20 रुपए की कोई चीज खरीदी तो उस पर आपको प्रॉफिट या लॉस भी 20 ही रुपए का होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन क्या है इस टाइप का कि एक वस्तु को 96 यानी 96 रुपए में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, कोई भी चीज है वो कितने रुपए में बेची गई है, वो बेची गई है 96 में। अब वो कह रहा है कि जो हमारा लाभ प्रतिशत है, यदि उस पर लाभ हुआ है, तो एक चीज तो बता दी कि भाई उसको प्रॉफिट ही हुआ है। अब जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो उसके लागत मूल्य के यानी कि कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको यूज करना है वो है बाय ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा तरीका है फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो करिए, वैसे हमें ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही करना है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का टाइप 1 जो कि है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है इसका, 10 प्लस √25 प्लस विक्रय मूल्य -50। ये जो 50 है ये रूट से बाहर है। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका अगर आप बाय फॉर्मूला करना चाहते हैं तो। अब जैसे ये ही क्वेश्चन ले लेंगे तो अब इसमें क्या दिया गया है भाई 10, तो ये जो वैल्यूज है 10, 25, 50 ये एज इट इज रखनी है आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन में चाहे आपको कुछ भी वैल्यू दे दी जाए। अब क्या करना है, 25 प्लस विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 96। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 96, और माइनस करना है क्या इसमें से हमें 50। तो रूट वाली वैल्यू हमारी कितनी आई भाई, 6 और 5 11, और 9 और 2 होगा 11 और 1 12, यानी क्या आया 121 आया। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है 50। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 121 होता है 11 का। तो यानी क्या आया 10 × 11 - 50। तो ये क्या होगा हमारा 110 - 50। तो यानी आंसर हमारा क्या आ गया 60। क्लियर है, ये है आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइप 1 या मेथड 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है कि 10 प्लस √25 प्लस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस -50, और जो भी आपको वैल्यूज दी गई है यानी सिर्फ आपको विक्रय मूल्य ही दिया गया है वो हमें रखना है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो 50 है ये रूट में नहीं है, ये रूट से बाहर है। तो ऐसा ना हो कि आप इस 50 को भी इस रूट में इन्वॉल्व कर दो और फिर क्वेश्चन हो जाए गलत। ठीक है, अब ये हो गया मेथड इसका 1 क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को करने का बाय ऑप्शन क्या होगा। अब देखो पहला ऑप्शन है हमारा 70। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका
कॉस्ट प्राइस। तो यानी अगर मैंने माना कि जो 70 है वो है मेरा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100%, यानी 100% की वैल्यू क्या है 70। और अब इसने कहा है कि जो आपका लागत मूल्य होगा वही होगा आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो कहने का मतलब है कि मेरा प्रॉफिट भी 70% का ही होगा, ठीक है। अब जब हमें एक बात बताइए, जब आपका सेलिंग प्राइस 100% है, प्रॉफिट आपको 70% का हो रहा है, तो यानी हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 170%। तो 170% कैसे निकालेंगे हम, 170 अपॉन जो हमें दिया गया होता है वो रखते हैं नीचे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो 17 मल्टी 7 की, तो हमारा क्या हमारा आंसर मैच होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों की यूनिट डिजिट 7 है और 7 मल्टी 7 होता है 49, यानी आंसर की यूनिट डिजिट 9 होनी चाहिए, जबकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 96। तो यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड है हमारा 60। तो यानी अगर आपकी 100% की वैल्यू 60 है तो आपको प्रॉफिट भी कितने का हो रहा है 60% का हो रहा है। तो यानी आपकी 160 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 160 की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 60 मल्टी 160 अपॉन 100। जीरो से हुई जीरो कैंसिल और 16 6 96, और 96 ही हमारा सेलिंग प्राइस भी है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आप बाय फॉर्मूला भी कर सकते हैं और बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब देखो, बाय ऑप्शन भी अगर आप कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक एक को मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, आप सिर्फ ये देख लो यहाँ पे अगर 70 है, ठीक है, तो जब हमने 70 में 17 को अगर हमने 100% में 17 ऐड किया था तो क्या मिला था हमें 170, और 170 की अगर 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा 96 के आसपास, तो ठीक है। ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पर क्या था 60। अब 60 में जब हमने 100% में 60% ऐड किया था तो क्या मिला था 160। तो क्या 16 में 6 की मल्टीप्लाई करके 96 आ रहा है, अगर आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो। तो ये आपको सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा अगर आप बाय ऑप्शन करेंगे, और अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो फिर आपको फॉर्मूला याद कर रखना है और बस वैल्यूज अपनी पुट करनी है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया 60। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है किसी भी चीज का 39 रुपीज है। और इसमें भी सेम वही बात कह रहा है कि जो लागत मूल्य का संख्यात्मक मान है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो हमारे लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है, ठीक है। जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज किसके इक्वल है, जितना हमारा उस चीज का कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो अब बाय फॉर्मूला इसको कैसे करेंगे, तो बाय फॉर्मूला तो सिंपल है भाई, 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस कितना है 39, ठीक है। और माइनस क्या करना था, माइनस करना था 50। तो 10 प्लस अंडर रूट 9 और 5, 9 और 5 हो जाएगा हमारा 14, और 3 और 2 5 और 1 हो जाएगा 6। 10 प्लस 8 8 जा 64, यानी 64 को जब हम रूट से बाहर लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, यहां पर आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 80। तो 80 माइनस 50 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30। तो यानी उस चीज का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था इसका 30, ठीक है। अब देखो बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका 35, 100% की वैल्यू 35 है, 35% का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 135, और 135 में आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 135 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, अगर हमारी 100% की वैल्यू 35 है तो 135 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 की, जिसमें कि यूनिट डिजिट आनी चाहिए हमारी 5, बट हमारे आंसर में तो यूनिट डिजिट 5 है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं 37। तो 37 में अगर आप 100% की वैल्यू 37 है तो 137% की वैल्यू क्या होगी भाई, 137 मल्टी 37, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 9। तो क्या हमारा यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, 9 तो आ रहा है, बट अब इसको हम सॉल्व करके देखें तो 100% की वैल्यू क्या है हमारी 37। तो 130% की वैल्यू क्या होगी 37 मल्टी 137 अपॉन 100, बट यहाँ पर नीचे आ रही है 2 जीरो जो कि ऊपर बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है।
अब जो हमारा आंसर है 30 हम उसी से ही सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन क्या है, ये लास्ट ऑप्शन है हमारा 30, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी 30। तो अगर 100% की वैल्यू हमारी 30 है तो 130% की वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 मल्टी 130 अपॉन 100। यहीं से हमें पता चल गया 13 3 कितने होते हैं 39, ठीक है। तो बाय ऑप्शन इस कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। अगर आप बाय फॉर्मूला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड हैं और दोनों ही मैंने आपको बताए हैं। दोनों ही वैसे तो इजी है, बाय ऑप्शन भी कोई इतना टिपिकल नहीं है और बाय फॉर्मूला तो है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया है, आंसर आ गया हमारा 30। यानी कि जो भी वो चीज खरीदी गई थी वो कितने रुपए में खरीदी गई थी, 30 रुपए में खरीदी गई थी, और जो प्रॉफिट हो रहा था उस पर वो कितना था, वो भी 30% का ही था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जब ए वस्तु को बेचने पर बी वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। यानी हमने कोई भी वस्तु बेची है, ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है, जो हमें लाभ या हानि जो भी हो रही है वो किस तरीके से हो रही है कि भाई बी वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर हो रही है लाभ हानि, ठीक है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 72 वस्तुएं बेचकर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। यानी उसने 72 आर्टिकल्स कोई भी सेल किए थे, जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो किसके इक्वल हुआ है, वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, यानी कि हो तो रहा है लाभ, चलो एक चीज इसने हमसे क्लियर कर दी है कि भाई तुम्हें प्रॉफिट ही हो रहा है। अब प्रॉफिट हो कितने % का रहा है वो हमें फाइंड करना है। देखो अब इस क्वेश्चन में या इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आपको मान के चलना है कि जो भी आपकी चीज है, एक चीज की जो कीमत है वो 1 रुपए मान के आपको हमेशा चलनी है, ठीक है। अब जैसे हमने खरीदी 72 आर्टिकल्स, अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का था तो 72 आर्टिकल्स कितने रुपए के उसने बेचे, तो 72 आर्टिकल्स कितने रुपए के सेल कर दिए, 72 के। यहां पर इसको लिख लेंगे, ये अगर सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल सीपी नहीं एसपी, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल 1 रुपीज। अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचा गया है तो एसपी ऑफ 72 आर्टिकल कितने रुपए के हो जाएंगे, 72 रुपीज के हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि जो आपको लॉस हो रहा, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। जब एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचा गया था तो 9 आर्टिकल कितने के बेचे जाएंगे, यानी एसपी ऑफ 9 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹9। अब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें दो चीजें पता चल गई। और क्या दो चीजें पता चली, एक तो पता चला हमें सेलिंग प्राइस, और दूसरा हमें क्या पता चला, दूसरा पता चला प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है। अब एसपी कितना है, एसपी है 72 और प्रॉफिट है 9, तो क्या हम सीपी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो सीपी हमारा क्या होगा, सीपी होगा हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 72 माइनस 9, यानी हमारा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इस चीज का हमारा कितना है, तो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 63, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा 63 रुपीज। तो जो भी वो चीज थी वो कितने रुपए में खरीदी गई थी, 63 रुपीज में खरीदी गई थी, और सेलिंग प्राइस उसका कितना था, 72। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो जब अब हमें सारी चीजें पता चली गई हैं तो अब तो लाभ प्रतिशत बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट % क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टी 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का, सीपी कितना निकला 63, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए करेंगे मल्टी 100, ठीक है। तो परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो ये 9 से चलेगा, 9 7 जा होगा 63, तो ये आया हमारा 100 अपॉन 7%। अब ऑप्शंस चेक कर लेंगे, अगर ऑप्शन हमारे जो है डायरेक्टली हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए हैं तो डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, और अगर मिक्स्ड में है तो मिक्स्ड में करके लिख लेंगे। अब सबसे पहले ऑप्शन अगर आप चेक करें तो अपॉन में 2 नहीं आना, अपॉन में 3 नहीं आना, अपॉन में 4 नहीं आना, तो यानी जो एक ऑप्शन दिया गया है हमें सिर्फ वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। जो भी आप सेल कर रहे हो कोई भी चीज, चाहे वो आपकी
कोई फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कोई आर्टिकल हो, कोई भी सामान हो, कुछ भी हो, तो आपको एक चीज की जो कीमत है यानी एक चीज का सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस दे देता है कि भाई कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है, कि आपको दे देता है कि एक चीज है कोई भी हमने मान लीजिए 72 आर्टिकल्स ही जो है खरीदे थे, कितने रुपए के, 72 रुपए के ही हो गए, और उस पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हमें 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको जो कीमत माननी है वो क्या माननी है, एक आर्टिकल की 1 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने माना कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज, तो जब एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचा गया है तो 72 कितने में बेचे जाएंगे, 72 में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है। तो जब एक आर्टिकल एक का है तो 9 कितने के होंगे, 9 के। अब हमें प्रॉफिट भी पता चल गया, सेलिंग प्राइस भी पता चल गया, तो हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस। अब जब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट तीनों चीजें हैं तो हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालने की जरूरत ही इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था अपना प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर यानी ओरिजिनल वैल्यू पर ही निकाला जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 80 वस्तुएं बेचकर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमाया, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब क्या, अब जो मैंने आपको बताया वही हमें करना है। तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल या कोई भी चीज है तो कितना है, 1 रुपीज, ठीक है। अब कितनी चीजें बेची हैं उसने, 80 वस्तुएं बेची हैं, तो हम क्या निकालेंगे, एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स। तो 80 रुपए, 80 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी कितने रुपए में बेची गई हैं, 80 रुपए में। अब कह रहा है कि उसको जो लाभ हो रहा है यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होना है। तो यानी कि प्रॉफिट इक्वल है एसपी ऑफ 10 आर्टिकल। तो भाई जब एक आर्टिकल 1 रुपए का था तो 10 कितने रुपए के होंगे, 10 रुपए के, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है और हमारे पास प्रॉफिट भी है। तो जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दोनों है तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि हमारा होगा 80 माइनस 10। और जब 80 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 70 रुपए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टी 100। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है हमें, 10 का, अपॉन सीपी कितना बताया हमने, सीपी था हमारा 70, और परसेंटेज में किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं हम 100 से मल्टी, 0 से हुई 0 कैंसिल। अब ऑप्शंस चेक कर लेंगे तो ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें अपॉन में 7 आ रहा है, तो वही होगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो ये डायरेक्टली आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, पहले आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन के बेस में हमें 7 दिया गया होता तो फिर हम अपना चेंज करके लिखते, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया है, 14/2/7%, यानी 14 सही 2/7%, ठीक है। तो ये हो गया है नेक्स्ट टाइप। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज है, वो चीज क्या है कि टाइप बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इतने सारे टाइप बनते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी काफी सारे इस चैप्टर से देता है, और जो चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने 2 प्रीवियस क्लासेस की थी तो उसमें भी काफी सारे टाइप के क्वेश्चन किए थे, और अब भी हमने नए टाइप्स इस चैप्टर के सीखे हैं, इसके बाद भी कुछ टाइप्स बच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, यानी रेशो दिया गया है कितना, A/B, ठीक है। आगे कहा गया है कि यदि B A का 150% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है। सबसे पहले इसने क्या कहा, सबसे पहले इसने कहा कि जो B है वो क्या है, वो A का 150 यानी 150% है। तो हम जो चीजें हमको क्वेश्चन में बोली जाती है हमको सेम उसी तरीके से करना होता है। अब जो ये बोल रहा है वही चीज हम करेंगे कि B क्या है, B 150% है किसका, A का। अब भाई परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 आना ही है, 0 से हो गई आपकी 0 कैंसिल, यानी ये हमारा आया B इक्वल 3/2A। तो यहां से हमें क्या पता चला कि B/A कितना है, 3/2,
ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में दिया गया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ए क्या था, क्रय मूल्य, और बी क्या था, विक्रय मूल्य। यानी कि ये जो ए है ये है हमारा सीपी और बी क्या है, हमारा एसपी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। कोई चीज आपने 2 रुपए की खरीदी थी और 3 रुपए में बेची है, तो लाभ तो हो रहा है, ठीक है। अब लाभ हो कितने का रहा है भाई, 2 रुपए की चीज को 3 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 1 रुपए का लाभ होगा। अब ये हमें बताना है, सिर्फ हमें लाभ यानी प्रॉफिट ही नहीं बताना, हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट, यानी कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब और किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला याद नहीं रखना, डायरेक्टली सीखो कि भाई ऊपर लिखा जाता है चेंज, नीचे लिखी जाती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किया जाता है 100 से मल्टी, या फिर 1/2 का हम डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 50% यानी 50%। तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर आया हमारा 50%, ठीक है। तो अब देखो इस चैप्टर में, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में आपका परसेंटेज भी यूज हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी यूज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए पीछे जो चैप्टर पढ़े हैं उनका रिवीजन भी जरूर होना चाहिए, ताकि जब आगे किसी भी चैप्टर में अगर प्रीवियस चैप्टर का यूज हो रहा है तो फिर आपको वहां प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के ज्यादातर एक कम से कम ये 6-7 चैप्टर तो ऐसे हैं ही लगातार जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर चैप्टर में जैसे परसेंटेज है या रेशो वगैरह है, इनका यूज तो हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 4:5 है। दो वस्तुएं हैं, कोई भी दो चीजें हैं, उनका रेशो हमें दिया गया है क्या, 4:5, ठीक है। यानी दो अलग अलग चीजें हैं वो। अब यदि पहली वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, यानी पहली जो चीज है उसका मूल्य हमने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और दूसरी वस्तु का मूल्य में 5 रुपए की वृद्धि कर दी, यानी जो पहली वाली चीज थी उसमें तो परसेंटेज में इंक्रीमेंट किया है और जो दूसरी चीज है उसमें रुपए में बढ़ाया है। अब उसके बाद कह रहा है यदि अनुपात समान रहे, यानी इंक्रीमेंट करने के बाद भी हमारा जो रेशो है वो 4:5 ही रहता है, तो हमें बताना है कि दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है, वो हमें बताना है। तो अब सबसे पहले जो ये चीजें बोल रहा है सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। शुरुआत में इसने दिया हमें दोनों का अनुपात, ठीक है। अब दोनों का रेशो कितना दिया गया है, रेशो ऑफ ए बी। हमने माना कि पहली वाली जो चीज थी वो ए थी, दूसरी क्या थी, बी थी, तो हमें रेशो दिया गया है 4:5। तो अब 4:5 जब किसी भी चीज को हम रेशो से हटा के लिखते हैं तो इसके साथ एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो यानी ए का मान कितना हो गया, 4x, और बी का मान कितना हो गया है, 5x, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको मैंने रेशो से हटा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर अपोन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अलग अलग हम लिख लेंगे कि भाई a है हमारा 4x और b है हमारा 5x। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि पहली वाली वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की है, यानी अगर किसी भी चीज का परसेंटेज शुरुआत में 100% था तो अब उसमें 20% की इंक्रीमेंट कर दी, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 अगर किसी चीज की पहली वैल्यू थी तो अब उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, जो कि अब कितनी बन चुकी है, 6/5। तो यानी इस 4x में क्या किया इसने, 6/5 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि जो दूसरी वाली वस्तु है उसके मूल्य में 5 रुपए का इंक्रीमेंट किया है, तो जब सिर्फ 5 का इंक्रीमेंट किया है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं +5। अब आगे कह रहा है कि इसके बाद भी अनुपात सेम ही रहता है, यानी कि इन दोनों का जो रेशो है वो कितना रहता है आपका, 4:5। तो 4:5 दोनों के अपोन में हमने एक दूसरे को लिख लिया। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू। अब भाई इस वाले 4 से तो ये वाला 4 हो गया आपका कैंसिल। अब यहाँ पर भी अगर ये आपका अपोन में दिया गया है तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हो जाती है हमारी नीचे, तो ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर एक ही फ्रैक्शन में दो अलग अलग फ्रैक्शन और दे दिए जाए तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो चला जाता है नीचे वाले के न्यूमिनेटर में, और जो नीचे वाले में अगर डिनोमिनेटर वैसे तो यहाँ पर है ही नहीं, बट अगर हो तो वो चले जाएगा ऊपर वाले के अंश में, ठीक है। तो यानी ये 5 आ जाएगा हमारा नीचे, ऊपर बचेगा 6x और नीचे आ जाएगा ये 5x + 5, ठीक है। अब 4 ऊपर कैंसिल हो गया, सिर्फ बचता है आपका 5 से हमारा 5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचती है, 6x/5x + 5,
इक्वल 1। तो जब इक्वल में 1 में है तो यहाँ पर हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6x इक्वल होगा हमारा 5x प्लस 5 के, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो भाई दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, रेशो में क्या था, ये 4:5 था, और रेशो से जब हटाया था तो दूसरी वस्तु क्या बन गई थी, 5x। तो यानी x की वैल्यू हमें पता है और हमें बतानी है 5x की वैल्यू। तो क्या होगा 5, ये हो जाएगा 5 × 5, यानी कितने रुपए, 25 रुपए। तो दूसरी वस्तु की प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से रेशो फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और फिर आपको वो इस तरीके से सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, जो आपके क्वेश्चन में कहता जा रहा है बस वही चीजें आप एज इट इज करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जो लैंग्वेज में एक तरीके से उसने इसे लैंग्वेज में बता दिया है वही आपको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है, और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसने ये दिया था अनुपात, तो मैंने भी वही लिख दिया भाई अनुपात। अब इसने कहा कि इसमें 20% का इंक्रीमेंट, हमने वही चीज लिखी। ठीक है, अब कहा कि रेशो में है आगे सेम, हमने वही लिखा। मतलब जो चीज ये हमें लैंग्वेज में समझा रहा है वही चीज को हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में अपना लिख देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। बिल्कुल भी इससे एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मोबाइल और एक लैपटॉप का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। तो ये जो आपका टाइप चल रहा है ये आपका अनुपात वाला यानी रेशो वाला टाइप चल रहा है कि क्वेश्चन आपका रेशो फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक मोबाइल और एक लैपटॉप का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। यदि मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 8,000 अधिक है तो मोबाइल का मूल्य कितना होगा। अब हमें क्या दिया गया है, मोबाइल को लिख लेते हैं चलो m, और लैपटॉप को लिख लेते हैं l। इनका हमें रेशो दिया गया है 3:2, यानी इनकी जो भी कीमत है उनका अनुपात दिया गया है। ठीक है, अब आगे कहा है कि यदि मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 8,000 ज्यादा है, तो अगर मोबाइल 3 रुपए का था, 3 रुपए का नहीं आता बट रेशियो फॉर्म में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, अगर मोबाइल की कीमत में मानू 3 रुपए और लैपटॉप की 2 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, दोनों का डिफरेंस है 1 का। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में यही तो दिया गया है कि भाई जो मोबाइल और लैपटॉप की कीमत है, मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 8,000 ज्यादा है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 8,000। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है तो मोबाइल का मूल्य बताइए। अब मोबाइल रेशो में क्या था, 3 था, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 3 की वैल्यू बतानी है। तो जब एक की वैल्यू 8,000 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 8 3 ज़ा 24, यानी 24,000। यानी जो आपका मोबाइल है उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत है 24,000। तो ये जो टाइप था ये था रेशो टाइप। अब ये आप इसको चाहे तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में मान लीजिए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे मूल्य की बात हो रही है तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट टाइप। अभी इसके 1-2 टाइप और बचते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जितने भी टाइप मैंने आपको कराए हैं इन सभी को आप जो है प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि काफ़ी सारे टाइप इसमें बनने वाले हैं। अभी हमने काफ़ी सारे कर लिए और अभी भी हो सकता है कि शायद अभी 2 क्लासेस में और टाइप्स कवर हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे टाइप अभी भी इसके बच जाते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।